कालू कौवे और सुंदरी कौवी की जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जरा भी अच्छाई की परीक्षा ना दी थी। वो विंगी कौवा हमेशा सभी पक्षियों को तंग करता, हमेशा सबसे झूठ बोलता, सभी छोटे बड़े पक्षियों का मजाक बनाता। कालू जी, पता है कल मेरे विंगी बच्चे ने क्या किया? क्या किया? क्या किया हमारे बेटे ने? जरूर कोई नई शरारत ही की होगी। मम्मा मम्मा, वो फाख्ता वाली बात। हाँ, ठहरो, मैं सुनाती हूँ तुम्हारे पापा को वो बात। कालू, कल बूढ़ी फाख्ता नदी के किनारे बैठी हुई थी कि हमारे बेटे विंगू ने उसको पीछे से धक्का दे दिया और वो नदी में गिर के नदी के उस पार चले गई। ये तो अपने पापा पे चला गया है। एक दफा मैंने भी कबूतर के साथ ऐसे ही किया था। मैं तो नदी से किसी को पानी तक ना पीने दिया करती थी। जब भी कोई पक्षी पानी पीने आता तो मैं छुपकर उसको पत्थर मारा करती थी। अच्छा विंगू, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं और तुम्हारी माँ कहीं घूमने जा रहे हैं। पापा पापा, वो कबूतर। मामा मामा, बड़ी बड़ी आंखों वाला वो कबूतर। मैंने देखा कि वो बड़ा सा अमरूद अपने घर लेके जा रहा था। तुम चिंता ना करो विंगू, अगर कबूतर के घोंसले में वो अमरूद हुआ तो मैं जरूर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ये कहकर कौवा और कौवी कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। मम्मा पापा तो गए, अब कोई शरारत करता हूँ, लेकिन शरारत क्या करूँ? किसी को जाके तंग करता हूँ। आइडिया, आज मैं रानो आंटी को उल्लू बनाता हूँ। जग्गू कौवा हमेशा की तरह कोई नई शरारत सोचकर रानो के घर उसको तंग करने के लिए चला जाता है। जग्गू, क्या हुआ? आप आज अकेले नदी पर क्या कर रहे हो? आंटी चिड़िया, मैं तो अपने घोंसले में सोया हुआ था। मुझे तो पापा और मामा ने भेजा है कि। क्यों भेजा है विंगू बेटा? आपके मामा पापा क्या कह रहे थे? आंटी, मामा पापा पहाड़ों पर गए हैं, वो आपको भी वहाँ पर बुला रहे हैं। मामा पापा कह रहे थे कि आपको भी बताऊं कि चील आंटी पहाड़ों पर मिठाई बांट रही हैं। आप कबूतर अंकल को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाएं। अच्छा, सच में? क्या बेटा, सच में आपको आपके मामा पापा ने भेजा है? जी आंटी, मामा पापा तो कब के चले गए हैं। तो फिर मैं भी कबूतर को लेके पहाड़ों पर चली जाती हूँ, क्योंकि कबूतर को तो मिठाई बहुत पसंद है। और ये कहने के बाद रानो चिड़िया कबूतर की तरफ चली जाती है। कबूतर भैया, हमें सुंदरी बहन और कालू कौवे ने पहाड़ों पर बुलाया है, हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। चिड़िया बहन, सब ठीक है ना? पहाड़ों पर इस समय जाके हमें क्या करना होगा? वहाँ चील मिठाई बांट रही है, इसीलिए सुंदरी बहन और कौवे ने हमें बुलाया है ताकि हम भी वहाँ जाके मिठाई ले लें। मिठाई तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे मिठाई खाए हुए बहुत समय बीत गया है। आज तो हम मिठाई खाएंगे, मिठाई। फिर चिड़िया और कबूतर पहाड़ों की तरफ जाते हैं और वो बहुत तेज़ तेज़ उड़कर जाते हैं। और फिर जब वो पहाड़ों पर पहुंचते हैं तब शाम हो जाती है। कबूतर भैया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और चील दीदी भी घोंसले में नहीं है। सुंदरी और कालू कौवा भी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चील दीदी ने मिठाई बांट दी हो और मिठाई खत्म हो गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि चील दीदी ने मिठाई अभी बांटी ही ना हो। हम इतनी दूर आ तो गए हैं तो थोड़ा समय और इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है अभी उन्होंने मिठाई बांटनी हो। चिड़िया और कबूतर वहाँ बैठकर और इंतजार करने लग जाते हैं। उनको क्या पता था कि विंगू ने तो उनसे झूठ बोला है और वो उनको उल्लू बना रहा है। विंगू, हम तो कब से आए हुए हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मम्मा मैं बताऊं? फिर कोई शरारत? पापा
चिड़िया आंटी और कबूतर अंकल पहाड़ों पर चील आंटी से मिठाई लेने गए हुए हैं। मिठाई? चलो हम भी चलें कालू। मम्मा मम्मा पूरी बात तो सुन ले। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला है कि मेरे मामा पापा पहाड़ों पर चील आंटी से मिठाई लेने गए हुए हैं। आप भी चले जाएं। अच्छा, तो तुमने झूठ बोला। मैं समझी चील सच में मिठाई बांट रही है। तो क्या चिड़िया चले गई मिठाई लेने? मम्मा चिड़िया तो मिठाई लेने भागी और कबूतर को भी साथ ले गई। और फिर वो सभी हंसने लग जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कबूतर भैया चलो घर चलते हैं, अब तो रात हो गई है। चील दीदी ने मिठाई बांट दी होगी, हम थोड़ी देर से आए होंगे। अब तो जाना ही पड़ेगा। मिठाई का सुनकर मैंने तो भोजन की तैयारी भी नहीं की थी। मेरे तो मुंह में मिठाई का सुनकर पानी आ गया था। फिर चिड़िया और कबूतर निराश होकर वापस चले जाते हैं। दूसरे रोज सुंदरी और उसका बेटा विंगू नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर कबूतर और चिड़िया भी पहले से ही पानी पीने आए हुए थे। चिड़िया और कबूतर, चील दीदी की मिठाई कैसी थी? क्या स्वादिष्ट थी? नहीं, हमारे जाने से पहले ही चील दीदी ने मिठाई बांट दी थी। हमें तो मिठाई मिली ही नहीं। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। सुंदरी और विंगू हंसते हुए ऐसा कहते हैं। और तुम उल्लू बन गए मेरे बेटे से। कितना जीनियस है मेरा बेटा। तो तुम झूठ बोल रहे थे। मैं भी कहूँ चील के यहाँ कौन सा बेटा हुआ है जो वो मिठाइयाँ बांट रही है। परंतु सुंदरी बहन, ये याद रखना, एक दिन आपके बेटे के ये झूठ बहुत ही नुकसान देंगे सबको। बच्चों को ऐसी प्रशिक्षण नहीं देते। चिड़िया तुम्हारी बात तो समझ में आती है, लेकिन ये गंदी आंखों वाला कबूतर ये क्या करेगा मेरे बेटे का? आखिर क्या नुकसान पहुंचाएगा मेरे बेटे का? हाथ तो लगा के दिखाए मेरे बेटे को। मुझे क्या जरूरत है मैं तुमसे लड़ूं? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक ना एक दिन। चलो चिड़िया, मैं इस सुंदरी की बच्ची के मुंह नहीं लगना चाहता। भाग गए मेरी मम्मा से डर के ये तो भाग गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर विंगू तोते के पास जाता है। वो तो झूठ भी ऐसा मुंह करके बोलता कि सच ही लगता है। विंगू तोते से कहता है, अंकल तोते बहुत खून निकला रानो आंटी का। उनके सर में चोट आई है। क्या हुआ रानो चिड़िया को? मेरे पापा रानो आंटी को घर छोड़कर आए हैं। उनके सर पे बहुत जोर से पत्थर लग गया है। तोता तो चिंतित होके विंगू की कोई और बात सुने बिना ही वहाँ से रानो की तरफ चला जाता है। वो इतनी तेज़ी से उड़ता है कि वो जाते हुए किसी पेड़ के साथ टकरा जाता है और उसके सर पे चोट लग जाती है। ये देखकर विंगू वहाँ से भाग जाता है। शाम होने को थी कि चिड़िया और कबूतर भी तोते के घर आते हैं। अरे तोते भैया, आपके सर पे ये चोट कैसे आ गई? चिड़िया बहन, आप मुझे छोड़ें, आप अपना बताएं, आपकी तबीयत कैसी है अब? तोते, कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं आ गई आपके? चिड़िया को क्या हुआ है? चिड़िया तो अच्छी भली है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे कालू के बेटे विंगू ने कहा कि चिड़िया के सर पर बहुत बुरी चोट आई है, उसके सर से बहुत खून निकल रहा है। मैं चिंतित हो कि चिड़िया के घर आया, रास्ते में मुझे चोट लग गई। एक दरख्त से टकरा गया था और फिर नीचे गिर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तोते भैया। कालू कौवे और सुंदरी का बेटा विंगू हमेशा ही झूठ बोलता है। अभी कुछ दिन पहले उसने हमसे भी झूठ बोला था। अच्छा, आप वो छोड़ें, आप ये बताएं आप अब कैसे हैं? मैं तो अब थोड़ा ठीक हूँ, परंतु वो झूठा कौवा ऐसे झूठ बोल रहा था। वो तो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। मैंने सोचा वो सच बोल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और विंगू कौवा उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है
तो वो सामने देखता है कि एक चील अपने घोंसले में बैठी हुई है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। ये चील बड़ी ही दीदी बनी फिरती है सबकी, क्यों ना आज इसी को उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील के पास जाता है। आंटी आंटी, मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी से दूसरे जंगल में जाएं। क्यों कालू कौवे, तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्यों भेजा है और मैं क्यों दूसरे जंगल में जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में आपके पति का किसी ने शिकार करके उसको मार दिया है, इसीलिए पापा आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर चील तो रोने लग जाती है। आए मेरा पति तो मुझे बहुत प्यारा था, उसको क्यों किसी ने मार दिया? मेरा और था ही कौन इस दुनिया में। चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ पर उसका पति आ जाता है। पत्नी जी, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? ऐसे रोते हुए आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? उसके पति को देखकर विंगू वहाँ से भागने लगता है, परंतु चील दीदी उसको जोर से पकड़ लेती है। ठहरो ज़रा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरा पति यहाँ पर ना आता तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। पति जी, इस विंगू के बच्चे ने हमसे कहा कि आपका कोई शिकार करके आपको अपने साथ ले गया है। मैं तो बहुत रोने लग गई। ये तो कालू का बेटा है ना? ये तो बहुत झूठा है। इसको अभी मैं बताता हूँ कि मेरा किसी ने शिकार किया है या इसका। ऐसा कहकर चील दीदी का पति विंगू को मार मार कर उसका पंख तोड़ देते हैं। विंगू बेटे, ये क्या हो गया? आपने चील दीदी से झूठ क्यों बोला? उसने आपको इतना मारा कि आपके पंख टूट गए। अब मेरा बेटा कभी भी उड़ नहीं सकेगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। बरसात का मौसम था और एक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस जंगल में एक पेड़ पर बैठी टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ, हम लोगों का पक्का घर कब होगा? हम लोग जब से जन्म लिए हैं दुख ही दुख देख रहे हैं माँ। हम लोगों का भी अच्छा सा कोई घर होना चाहिए। मुनमुन बेटा, मैं कहाँ से पक्का घर बनाऊँ? तुम्हारे पिताजी हर वक्त बीमार ही रहते हैं। मैं जितना कमाती हूँ वो उनकी दवा आ जाती है। अभी तो हमें ऐसे ही दुख झेलना होगा बेटी। और तो और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। घर में कुछ भी पैसा नहीं है कि तुम्हारा दहेज बना लूँ। जहाँ तुम्हारी बात चलाई है वो लोग दहेज मांग रहे हैं। मैंने तो उन लोगों को समझा दिया कि जब मेरे पास होगा तो मैं दहेज दे दूँगी, तभी वो लोग मान गए हैं। टुनी ऐसे ही बैठकर अपने बच्चों से बात कर रही होती है कि बारिश रुक जाती है और जैसे ही बारिश रुकती है साथ ही मुनमुन की सांस आ जाती है। टुनी जी, हम मुनमुन का दिन रखने आए हैं। कल मंगलवार है तो वो बहुत अच्छा दिन रहेगा। ठीक है टुनी जी, कल मंगलवार है और कल अच्छा दिन है, तो कल ही इनका शादी का दिन रखा गया है। आप जैसे चाहती हैं वैसा ही होगा लूसी बहन जी। साथ वाले जंगल में आ जाइएगा, हम वहीं पर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों का शादी वहीं पर होगा। ठीक है लूसी बहन जी? ठीक है टुनी बहन जी, हम कल पास वाले जंगल में मिलते हैं। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, हम जितना दहेज में मांग किए हैं हमें उतना ही चाहिए। ठीक है टुनी बहन जी? चले ठीक है टुनी बहन जी, अब हम जा रहे हैं, कल वहीं पर मिलते हैं। ये बोलकर मुनमुन की सास वहाँ से चली जाती है और टुनी चिड़िया परेशान हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा जहेज इतने थोड़े समय में कहाँ से लाएगी। फिर वो कौवे के पास जाती है और कहती है,
कौवा मौसी जी, कल मेरी बेटी की शादी है, आप कल जरूर आइएगा। हाँ हाँ टुन्नी जी, हम जरूर आएंगे। पर कौवा मौसी जी, एक समस्या है। क्या समस्या है टुन्नी, बताओ मुझे, हो सकता है मैं उसका कोई हल निकाल दूं। यही कौवा मौसी जी कि हमारी बेटी का जहेज देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप 2 दिन पहले आम के बगीचे के बारे में कुछ बता रही थी ना, कि आपको वो बगीचा चाहिए, मुझे बेचना है अपनी बेटी के लिए। हाँ वो बात तो ठीक है टुनी, लेकिन तुमने कुछ बताया ही नहीं, तभी मैं अपने सारे पैसे खत्म कर चुकी हूँ। अब मुझे वो बगीचा नहीं चाहिए। फिर टुन्नी और चिंतित हो जाती है कि अब वो अपनी बेटी को जहेज में क्या देगी। अच्छा ठीक है कौवा मौसी, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है, आप कल शादी पर ज़रूर आइएगा। फिर टुन्नी वहाँ से उड़ के अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी को देखकर बोलती है, मुनमुन बेटी, कल तुम्हारी शादी है तो अच्छे से तैयार हो जाना। जी माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। ऐसे ही रात हो जाती है और वो अपने घोंसले में सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो वो शादी की तैयारी में लगे होते हैं। लूसी बहन जी, शादी अब ख़त्म हो गई है, मेरी बेटी अब आपकी बहू बन गई है, मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दीजिएगा। ठीक है टुनी बहन जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं एक बेटी की तरह ही प्यार दूंगी इसको। अब हम निकलते हैं घर के लिए, अब आप लोग भी घर जाइए और चिंता ना कीजिए। और फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। लूसी, मुनमुन और राजू भी घर आ जाते हैं और फिर लूसी अपनी बहू से बोलती है, अरे ओ महारानी, जल्दी जाओ और मेरे लिए बागीचे से अंगूर लेकर के आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, ज्यादा नखरे नहीं दिखाने तुमने। ठीक है माँ जी, अभी मैं जाती हूँ बागीचे में और आपके लिए फल लेकर के आती हूँ। और फिर मुनमुन फल लेने के लिए चली जाती है। फिर ऐसे ही थोड़ा सा समय बीत जाता है और मुनमुन की सास अपने बेटे राजू को बोलती है, ये कहाँ रह गई, फल लाने को भेजा था इसको, अभी तक नहीं आई, आने दो इसको, फिर तुम इसकी अच्छे से खबर लेना। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि मुनमुन घोंसले में फल लेकर आ जाती है। और फिर मुनमुन की सास बोलती है, तुम कहाँ मर गई थी, फल लाने के लिए भेजा था, तुम्हें पता है ना मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपको तो पता है बगीचा कितना दूर है, आने जाने में देरी हो जाती है। अब तुम हमसे बहस करोगी? एक तो तुम्हारी माँ बिना जहेज के ही हमारे घर भेज दी है, और एक बात याद रखना, घर में जितना सामान है ये सब मेरा है, तुम कुछ भी नहीं लाई हो अपने बेटे से। ऐसे ही वो उस पर दिन रात गुस्सा करती है और उसको गुस्से से अपने घोंसले में भेज देती है। तुम अपने घर से एक चम्मच भी नहीं लाई है, अगर आईना मुझसे ऊंची आवाज से बात करने की कोशिश की तो तुझे तेरे घर भेज दूंगी। चल जा, अब अपने घोंसले में चली जा और ये फल इधर ही रख दे। और फिर मुनमुन फल रख के अपने घोंसले में चली जाती है और मुनमुन की सास फल देखकर बोलती है, अरे वाह, ये फल कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, इसको देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अब जल्दी से इस फल को खा लेती हूँ। और फिर वो फल खाने लग जाती है और फल खाकर बोलती है, अरे वाह, फल खा के तो मुझे बहुत मजा आ गया, मैं रोज इस मुनमुन को ऐसे ही तंग करूंगी और इतना तंग करूंगी कि ये घर छोड़ के चली जाएगी, बिना दहेज के आई है ना, इतना तंग करूंगी कि ये वहाँ चली जाएगी और मेरा बच्चा इसको छोड़ देगा, फिर मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी, एक अमीर घर में, फिर हमें ज्यादा सा दहेज मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगी, फिर जंगल के सारे पक्षी मुझे देखकर जलेंगे। फिर मुनमुन की सास उसको रोज ऐसे ही तंग करती है, कभी उससे काम करवाती है तो कभी उससे फल मंगवाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन आता है कि मुनमुन की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो पेट से नीचे गिर जाती है।
जब वो पेड़ से नीचे गिरती है तो उस वक्त मुनमुन सिर्फ घर में अकेली होती है और उसका बेटा राजू बाहर कहीं गया होता है। फिर मुनमुन अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसको प्यार करती है और उसको भोजन देती है। फिर मुनमुन की सास को बुरा लगता है कि वो अपनी बहू के बारे में गलत सोचती थी। फिर वो उससे माफ़ी मांगती है और मुनमुन भी अच्छे दिल से उसको माफ़ कर देती है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। भाग जाओ यहाँ से, जालिम चील। इसके माँ बाप को तो खा ही चुकी हो, अब इस पर तो दया करो और चले जाओ यहाँ से। और चील के दिल में भी पता नहीं क्या आता है कि वो वहाँ से चली जाती है। आओ मेरे बच्चे, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें बड़ा करूंगी अब। और ऐसे वो मामा कबूतर चिड़िया के छोटे से बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। अरे, ये तुम किसको उठाकर हमारे घोंसले में ले आई हो? और फिर मामा कबूतर पापा कबूतर को सारी बात बताती है कि कैसे उस जालिम चील ने इस नन्ही चिड़िया के माँ बाप को खाया है और उसने कैसे इस चिड़िया को बचाया है। ये सब हमारी शान के खिलाफ है। तुमने इसको यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमें इसका भी बोझ उठाना पड़ेगा। तुम्हें इस नन्ही चिड़िया को पाल के क्या मिलेगा? ये तो कमज़ोर सी है, ये तो अपना ख्याल भी नहीं रख सकती। ये बहुत कमज़ोर पक्षी है, तुम्हें इस पर अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। अरे तुम छोड़ो, तुम रहने दो। तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते। ताकत ही सब कुछ नहीं होती, किसी कमज़ोर और लाचार पक्षी की मदद करना भी ताकत ही होती है। तुम जो मर्जी कहो, मैं तो इस बच्चे को पालूंगी और इसको बड़ा करूंगी। मम्मा मम्मा ये कौन है? बेटा, ये आपकी बहन है। सच में मम्मा? मम्मा मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, मैं इसके साथ खेला करूँगा। और फिर काकू उस नन्हे पक्षी का बहुत ख्याल करता है। काकू, तुम इससे दूर ही रहना। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं तुम्हें एक बुज़िल पक्षी नहीं बनाना चाहता। आप उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो अभी बच्चा है, उसको खेलने के लिए कोई दूसरा पक्षी चाहिए। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते चले जाते हैं और फिर वो नन्हा सा चिड़िया का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। और फिर बड़े होने के बाद वो अपनी मिसाल आप थी। बेशक वो बहुत एक कमज़ोर पक्षी थी, लेकिन सुंदरता में उसका कोई मुकाबला ना था। और काकू भी उससे बहुत प्यार करता था। काकू में तो जैसे उसकी जान थी। वो दोनों बहन भाई बहुत ही प्यार से रहते थे। वो सारा दिन आपस में खेलते और बहुत सी मस्तियाँ करते। पापा, आपको पता है आज काकू ने क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मुझे पापा ना कहा करो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुम हमारे परिवार में से नहीं हो। तुम्हें अपना आकार देखकर पता नहीं चलता कि तुम हमसे कितनी अलग हो? और वो ऐसे कहकर चला जाता है और टिंकू बेचारी उदास होकर बैठ जाती है। उसे ये कभी समझ नहीं लगता कि उसका पापा हमेशा उससे ऐसे गुस्से में बात क्यों करता है, जबकि काकू से तो वो बहुत प्यार से बात करता है। मामा कबूतरी जो कि पीछे से सब कुछ देख रही होती है, वो जल्दी से टिंकू बेचारी के पास आती है और उसको गले लगाती है। मेरी बच्ची, तुम परेशान ना हुआ करो और अपने पापा की बातों को दिल से ना लगाया करो। तुम्हें तो पता है वो हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए अगर वो गुस्सा करते हैं तो तुम बर्दाश्त कर लिया करो। लेकिन मम्मा, उन्होंने काकू से तो कभी ऐसे बात नहीं की, लेकिन फिर मेरे साथ ही क्यों? और फिर मामा कबूतरी भी चुप कर जाती है। अब समय आ गया है, अब हमें यहाँ से परावास कर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ बर्फबारी पड़ने वाली है। पापा कितना मज़ा आएगा, इस दफ़ा तो टिंकी भी हमारे साथ होगी। नहीं, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। वो बहुत एक कमज़ोर पक्षी है और वो हमारे परिवार में से नहीं है। हमारी तरह वो उड़ भी नहीं सकती, वो रास्ते में थक जाएगी। लेकिन पापा, मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी फजूल बातें ना किया करो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा मजाक बनाए इस छोटी चिड़िया को हमारे साथ देखकर, और वो रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलों का मुकाबला भी नहीं कर सकती,
क्योंकि वो एक बहुत कमज़ोर पक्षी है। लेकिन पापा। अब तुम चुप कर जाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि वो रास्ते में ही मर जाए? क्योंकि सफ़र जितना लंबा है उसके कमज़ोर पंख कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मामा कबूतरी भी काकू को चुप करवा देती है, क्योंकि वो इस बात को समझ सकती है कि वो सफ़र का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन वो उदास भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने टिंकी और काकू में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसने टिंकी को हमेशा अपनी बेटी समझकर पाला था। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर मामा कबूतरी टिंकी से बहुत सारी बातें करती है। टिंकी बेटी, आपको पता है ना कि हम सुबह यहाँ से जा रहे हैं। हाँ मामा, मैं बहुत खुश हूँ। काकू बता रहा था कि वहाँ बहुत मज़ा आता है। टिंकी बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बेटा, आप हमारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों मामा? मुझे पता है आपको ये सब कुछ पापा ने कहा है। आप भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती। और फिर टिंकी बेचारी रोने लग जाती है। नहीं मेरी जान, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा? काकू, जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा था, वो भी उसको चुपके से देख के रोने लग जाता है और मामा कबूतरी दोनों को प्यार के साथ सुला देती हैं। अच्छा चलो, आप चुप कर जाओ, हमारा जाना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत बुरा मौसम आने वाला है। तुम तो बर्दाश्त कर लोगी, लेकिन हम नहीं कर सकते। बच्चे तो सो जाते हैं, लेकिन मामा कबूतरी सारी रात उदासी से जागती रहती है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। अगली सुबह जब टिंकी की आंख खुलती है तो घोंसले में कोई भी नहीं होता। टिंकी पागलों की तरह सबको पूरे जंगल में ढूंढती है और फिर बेचारी उदास होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। मामा ने भी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं उनके पीछे ज़रूर जाऊंगी। मैं उनके परिवार में से ही हूँ। वो बेशक मुझे अपना परिवार ना जाने, लेकिन मैं उनको अपनी मामा पापा समझती हूँ और मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और फिर टिंकी बेचारी पक्का इरादा करके सफ़र शुरू करती है। फिर रास्ते में उसको तोता मिलता है, जो बहुत उदास बैठा होता है। फिर टिंकी बेचारी उसके पास बैठ जाती है। तोते भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं चिड़िया, मेरी मामा मर गई हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती, बल्कि मुझसे सारे घर का काम करवाती हैं और जब खाने का समय आता है तो मुझे घर से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं उस घर में नहीं रहूँगा। तुम बताओ चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर टिंकी अपनी सारी कहानी तोते के बच्चे को सुनाती है और तोते का बच्चा भी बहुत हैरान होता है कि टिंकी तो कहीं से भी कबूतर नहीं लगती, तो ये अपने आप को कबूतर कहकर क्यों बुला रही है। टिंकी बहन, अगर एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। बोलो, क्या बात है? तुम चिड़िया हो, तुम कबूतर नहीं हो। ये झूठ बोल रहे हो तुम भी पापा की तरह की बातें कर रहे हो। मैं कबूतर के परिवार में से ही हूँ, मैं चिड़िया के परिवार में से नहीं हूँ। और फिर तोते के अंदर भी जिज्ञासा पैदा होता है कि वो चिड़िया के बारे में जाने, क्योंकि घर तो वो पहले से ही छोड़ चुका होता है। टिंकी, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे परिवार का पता है कि वो कहाँ पर गया होगा। मुझे सारे रास्ते का पता है। और फिर टिंकी और तोता दोनों मिलकर सफ़र शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ कबूतरों का परिवार एक जगह पड़ाव करता है, जबकि काकू अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। पता नहीं टिंकी क्या कर रही होगी। तुम टिंकी के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। वो मेरी बहन है। आप गंदे हैं, आप उसको वहाँ पर छोड़कर आ गए। और फिर काकू वहाँ से उड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है, इस बात का खौफ किए कि वो जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक सांप है।
काकू को पता ही नहीं चलता और वो सांप के पास बैठा होता है। जाओ तुम उसके पीछे, कहीं वो ज्यादा दूर ना चला जाए और उसको कोई नुकसान ना हो जाए। और फिर पापा कबूतर अपने बेटे के पास जाता है। वो काकू को ढूंढते हुए काकू को बहुत आवाज़ें देता है, लेकिन काकू की कहीं से भी आवाज़ें नहीं आती। अचानक पापा कबूतर की नज़र अपने बेटे पर पड़ती है, लेकिन उसके पीछे ही सांप होता है। पापा कबूतर के पैरों में से तो ज़मीन ही निकल जाती है। पीछे से सारे कबूतर आ जाते हैं। सब कबूतर बहुत परेशान होते हैं। मामा कबूतर का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। टिंकी और तोता जो कि वहाँ से गुजर रहे होते हैं, कबूतरों की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मामा क्या हुआ? टिंकी बेटे तुम यहाँ कैसे? तुमने इतना सफर कैसे कर लिया? और फिर मामा कबूतर टिंकी को सारी बात बताती है। टिंकी अपना समय बर्बाद किए बगैर काकू के पास चले जाती है। पापा कबूतर बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो जिस चिड़िया को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कहता था, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सांप के पास उससे लड़ने जाती है, बस अपने भाई को बचाने के लिए। सांप जो कि काकू को खाने ही वाला था, टिंकी जल्दी से जाके सांप की आंखों पर अपनी तेज़ चोंच से वार करती है और उसकी आंखें ख़त्म कर देती है और सांप को अंधा कर देती है। और फिर काकू को लेकर अपने बाबा के पास आ जाती है। बाहर कबूतर का सारा परिवार जो कि हौसला छोड़े बैठे थे कि अब काकू और टिंकी कभी वापस नहीं आएंगे, वो उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। पापा कबूतर की आंखों से तो आंसू रुक नहीं रहे थे। टिंकी मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। तुम हमारे परिवार में से ही हो। तुम बहुत बहादुर हो। अब तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। और तोता ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर टिंकी तोते को भी अपने साथ ही रख लेती है और फिर वो सभी हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।